हाय दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार। मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और नई चीज़ लेकर। जैसा कि कल हमने देखा था कि नॉर्मली हम किस तरह से इमेज के कलर्स को एडिट कर सकते हैं, तो आज थोड़ा-सा हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आर्टवर्क है, जो कि मैंने डाउनलोड करा था फ्री पिक से। इसको हम यूज़ करेंगे और साथ ही साथ इसको हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें काफ़ी सारे टूल्स को यूज़ करना होगा, जैसे कि सिलेक्शन टूल्स हो गए, आपके मार्की टूल्स हो गए या फिर पेन टूल हो गया। तो बहुत सारे टूल्स हैं। इस एक्सरसाइज से हमें ये समझ आएगा कि हम सिलेक्शंस कैसे बना सकते हैं, हम शेप्स कैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ हम कलर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अलग-अलग एरिया को किस तरह से मैनेज फ़ोटोशॉप में बहुत ही आसानी से करा जा सकता है, तो हम वो देखेंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए और पूछिए या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें पूछिए, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज खुली हुई है। तो ये मेरे पास एक इमेज है। तो इसको हम रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो रिक्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सिलेक्शंस बनानी होंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी अलग-अलग शेप्स हैं, तो उनको हम सेलेक्ट करना सीखेंगे और उसके बाद उसमें चेंजेस करना सीखेंगे और इसी में से कटिंग कैसे करी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रैप बुक बनाते हैं और कहीं से कटिंग काट के आपको लगानी होती है, तो वहाँ पे हम कैंची का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिलेक्शन टूल्स का और सिलेक्शन टूल्स मेरा यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छे हैं इसके बीच में और काफ़ी यूज़फुल होंगे और बहुत स्लो हम इसको सीखेंगे, इसलिए ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें आपको 10 से 12 आपके जो से टूल्स हैं वो हमें कवर करने हैं, क्योंकि सबका जो रिज़ल्ट है वो अलग-अलग तरीके से आएगा। तो वो हम 1 से 2 दिन के बीच में इसको ख़त्म करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा और साथ ही साथ आप इसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मेरे पास एक टास्क है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर्स हैं, तो हमें कलर को चेंज करना है, किसी भी कलर को चेंज करना है। तो हम बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उस जगह को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये ओवल एरिया है, जिसको कि हमें सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है जो कि टूल बार में है। तो टूल बार में आप देख सकते हैं कि ये थर्ड ऑप्शन आपका आ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। बट इसके लिए मैं यूज़ करूँगा, अगर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल। बट उससे पहले हम मैजिक वैन टूल भी देख सकते हैं। दोस्तों ये वाला टूल सबसे पुराना है। अगर आप सबसे पुराना वर्जन फोटोशॉप का खोल के देखेंगे तो आपको ये वाला टूल मिल जाएगा। इसी तरह से ये इसका एडवांस वर्जन है और उसके बाद ये काफ़ी एडवांस वर्जन है। तो ये वाला हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, जो कि इनका पेरेंट है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसको कहते हैं मैजिक बैंड टूल। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये उसी तरह से वर्क करता है। तो जैसे ये सिंगल कलर है, जिसको डिटेक्ट कर लेगा और क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी सिलेक्शन आ गई है और बहुत ही आसानी से हम इसके ऊपर कोई भी कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कलर लेता हूँ और कलर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे ये वाला कलर यहाँ पर चाहिए, तो मैं ओके कर दूँगा। तो मेरा यहाँ पे कलर सिलेक्ट हो चुका है फोरग्राउंड के अंदर। तो अगर मुझे फोरग्राउंड कलर इसमें फिल करना है इस जगह के ऊपर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे प्रेस करना होगा ऑल्ट और बैक स्पेस। तो आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करना चाहूँ तो मुझे प्रेस करना होगा कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हैं कि वो डीसेलेक्ट हो गया है यहाँ पर, बट हमारा कलर वहीं पर है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे को दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है और कलर को चेंज करना है, फिर से क्लिक करना होगा और उसके बाद मैं चेंज कर पाऊँगा।
बट इसका एक सिंपल मेथड भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल शेप थी और बहुत ही आसानी से ये सिलेक्शन हो गई। बट ऐसा बार बार केसेस में नहीं होगा, क्योंकि ये जो सी है कार्टून आर्ट है। बेसिकली ये कार्टून बना हुआ है जिसका जो कलर्स होते हैं वो एक ही कलर होता है काफ़ी बड़े एरिया में, तो इजीली सिलेक्ट हो जाता है। बट कई जगहों के ऊपर आपको काफ़ी सारे टूल्स को यूज़ करके उसको सिलेक्शन बनानी होती है, काफ़ी मेहनत से आपने सिलेक्शन बनाई होती है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि वो सिलेक्शन आपकी गुम हो जाए। तो उसके लिए आपको ज़रूरी क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं हमें। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ लेयर वाया कॉपी। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन है एक तरीके से, लेयर वाया कॉपी और लेयर वाया कट। सो बेसिकली जो लेयर वाया कॉपी होगा उसका मतलब ये है कि जो सिलेक्शन बनी हुई है उसके बीच में जो भी एरिया है वो इस लेयर के ऊपर भी रहेगा और इसी एरिया को लेकर एक नई लेयर भी बन जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेयर 1 के अंदर अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेयर 1 के अंदर हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल आ गई है। इसी तरह से अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और लेयर 1 को बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ हमारे पास यहाँ भी है। अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँ जिससे कि ये अंडू हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि हमारी सिलेक्शन वापस आ गई है, और उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ लेयर वाया कट पे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पिक्सेल्स थे पहली बारी जब हमने कॉपी करा था, तो जहाँ पर वो बैकग्राउंड लेयर में भी था और उसी तरह से लेयर 1 में भी आ गया था। उसी तरह से अगर मैं लेयर वाया कट कर चुका हूँ तो इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड लेयर में से ये गायब हो गया है। अगर हम बैकग्राउंड लेयर को बंद करते हैं तो वहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोरग्राउंड कलर है ऊपर वाला, नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है और ये सेम कलर हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करना होगा कंट्रोल Z फिर से एक बार, ताकि हमारी सारी चेंजेस अंडू हो सके। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड लेयर के साथ एक लॉक है। बेसिकली आपको हमेशा हर डॉक्यूमेंट में एक लॉक मिलेगा जो बैकग्राउंड लेयर के साथ लगा होगा। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको, तो इसकी अगर लेयर्स को चेक करेंगे तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड लेयर यहाँ पर भी लॉक्ड है। तो हमें इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमें नाम पूछ रहा है कि क्या रखना है, और उसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लेयर 0 बन गई है। उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और लेयर बाय कट करता हूँ। तो अब आप देख पाएंगे कि अगर मैं लेयर 1 को बंद कर दूं तो पीछे हमारे ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अब नॉर्मल लेयर बन चुकी है, बैकग्राउंड लेयर नहीं है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अगर बैकग्राउंड लेयर होगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फिल होगा, और वो फिल कहाँ से होगा, जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा। इसको भी हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। अगर डबल क्लिक करें तो हम इसको जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से वर्क करता है। ये एक टूल था जो आपने यूज़ करा, और अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ और डीसेलेक्ट कर लेते हैं इसको। डीसेलेक्ट करने के लिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल D। तो आप अगर कंट्रोल D का यूज़ करेंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से चलिए आँखों का कलर हम चेंज करते हैं। तो आँखों का कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर इस बार यूज़ करूँगा क्विक सिलेक्शन टूल। सो बेसिकली एक मैं इंट्रो दे रहा हूँ इन सब चीज़ों का, और इनको अच्छे तरीके से हम यूज़ करना आगे सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल शेप में आ गया है जो कि एक ब्रश की तरह लग रहा है। तो इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से इसने मेरी आई की सिलेक्शन बना दी है। और आई की जो सिलेक्शन है उसमें से मुझे इसको माइनस करना है, जो ये वाला एरिया आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे माइनस पे क्लिक करूँगा। इसका मतलब है कि सिलेक्शन को माइनस करना है। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा तो मतलब ये है जितनी बारी मैं क्लिक करूँगा उतनी बारी नई सिलेक्शन बनेगी। और जो ये आपको आउटलाइन दिख रही है ये बेसिकली सिलेक्शन एरिया है।
इस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली सिलेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं कि न्यू पे क्लिक करते ही हमारी नई सिलेक्शन आ जाएगी। और अगर हमें माइनस करना है किसी भी सिलेक्शन में से कुछ, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद क्लिक करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसका ब्रश का साइज भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ से, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। और यहाँ पे हम प्लस करते हैं ताकि हम इसको सिलेक्ट कर सकें। आप देख सकते हैं कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे माइनस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से हमने इसको माइनस भी कर दिया है, जो एरिया हमें नहीं चाहिए। तो अब हमें कलर चेंज करना है। कलर बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और नया कलर बनाता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये वाला कलर अच्छा रहेगा। तो इस कलर के लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस, क्योंकि ये फोरग्राउंड में है। अगर हमें बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो हम फिल करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर था वो फिल हो गया है। इसी तरह से कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर और कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर। तो ये इस तरह से वर्क करता है। आपको अभी थोड़ा सा समझ आ गया होगा। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी एजेस खराब हुई हैं, इनको बहुत ही आसानी से सही करा जा सकता है। थोड़ी सी टेक्निक्स हर जगह पे अलग यूज़ होती हैं, तो उनको हम आगे आगे सीखेंगे। जैसे कि ये वेक्टर है, तो इसके लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा रहेगा इस काम को करने के लिए, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सैंपल ऑल लेयर्स। तो मैं यहाँ से सैंपल ऑल लेयर्स को अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि लेयर वन में कुछ भी नहीं है, खाली है। तो अगर मैं लेयर वन को सिलेक्ट करके कहीं पे भी कुछ भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ ये वाला एरिया, तो उसके बाद मैं यहाँ पर लेयर वन में जो भी फिल करूँगा वो लेयर वन में ही जाएगा। अगर कि मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस करके बैकग्राउंड कलर को फिल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये लेयर वन में है। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को बंद करूँ तो आपको वहाँ पे वो नहीं दिखेगा। तो ये काफ़ी अच्छे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके बीच में, ये काफ़ी अच्छा टूल है। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए मुझे सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस स्टार को सिलेक्ट करना था, तो मैंने इसको कवर कर लिया है। तो जैसे ही मैंने क्लिक एंड ड्रैग करा, इसको घेर लिया हर जगह से, तो उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा माउस को, तो आप देखेंगे कि ये कैलकुलेट करेगा और अपनी सिलेक्शन बना लेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आई है कि इसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। उसका एक रीज़न है। इसको ओके करते हैं और ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको ये ऑन करना होगा सैंपल ऑल लेयर्स, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लेयर वन सेलेक्ट करी हुई है और बैकग्राउंड लेयर सिलेक्टेड नहीं है, बट ये बैकग्राउंड लेयर में है। तो हमें इसको ऑन करना होगा और ऑन करने के बाद मैं जब इसको सिलेक्शन बनाऊंगा तो आप देखिएगा कि ये इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा। जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, उसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन बन गई है। इसको एनहेंस भी कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी बेटर सिलेक्शन आए। तो इसको ऑन कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सिलेक्शन बन जाती है इससे। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर देखा था बाकी टूल्स में कि यहाँ पे प्लस माइनस है, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। जो सेकंड ऑप्शन है कि हमें सिलेक्शन में कुछ ऐड करना है, उसी तरह से हमें माइनस करने के लिए ये ऑप्शन मिल जाता है। और ये इंटरसेक्शन के लिए होता है, मतलब दो जो हमारी शेप्स हैं या फिर दो सिलेक्शंस हैं, उनके बीच का जो कॉमन एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं अगर मार्की टूल्स में जाता हूँ तो इन्हें मार्की टूल्स कहते हैं। इनमें दो मेन टूल्स हैं जो कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल है और एलिप्टिकल मार्की टूल है। अगर मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि अगर इसको हम बनाते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल को, और अगर इसमें से मुझे कुछ माइनस करना है तो मैं ऐसे माइनस पे सिलेक्ट करके इस तरह से
सिलेक्शन बना सकता हूँ। और मुझे अगर इंटरसेक्शन सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब मैं जो भी सिलेक्शन बनाऊँगा दोनों में कॉमन एरिया, आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा एरिया कॉमन है दोनों में, वो रह जाएगा। आप देख सकते हैं कि वही एरिया रहा है जो दोनों का कॉमन था। तो इस तरह से इंटरसेक्शन का यूज़ होता है। और दोस्तों, आप इन टूल्स को मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला टूल यूज़ करा, उसके बाद एलिप्टिकल मार्की टूल यूज़ करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करिए और आपने एक सिलेक्शन बना ली और उसमें से मुझे इंटरसेक्शन काटनी है। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगुलर में जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से इसको करूँगा और जो हमारा कॉमन एरिया होगा वो बच जाएगा, जो कि ये था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हमारी एक आसान सी सिलेक्शन बन गई है। तो इसी तरह से हमारे पास दो इमेजेस हैं, इनको हम यूज़ करते हैं और थोड़ी सी एडवांस काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक दरवाज़ा है जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ इस इमेज में, और इस दरवाजे को हम यहाँ पर प्लांट करेंगे, इस जगह के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। और इस दरवाजे को लगाने में हमें जो हेल्प करेगा वो ये वाला दरवाज़ा करेगा, सो दैट कि ये हमें बताएगा कि कितनी डायमेंशन होनी चाहिए ताकि वो दरवाज़ा छोटा या बड़ा ना लगे। तो चलिए हम यहाँ पे जाते हैं और इस दरवाजे को हम यहाँ से माइग्रेट करते हैं इस जगह के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि कितने एरिया को हम उधर लेकर जाना चाहते हैं। क्या सिर्फ हम इस दरवाजे को लेकर जाना चाहते हैं? तो बेसिकली हाँ, मैं ये ट्राई करता हूँ कि इतने एरिया को हम लेकर जाते हैं उधर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम शेप देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसका हमें यूज़ करना है। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ रेक्टेंगुलर मार्की टूल से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है जिसमें ये पत्थर भी आ गए हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, इस सिलेक्शन को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इसलिए करना है ताकि आपको ये सिलेक्शन प्रॉपर मिल सके, पर्सपेक्टिव प्रॉपर हो, इसका सब कुछ प्रॉपर हो। तो उसके लिए हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर आप अभी इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, हमें इस तरह से नहीं चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट को होल्ड करूँगा और होल्ड करने के बाद पहले इसका एरिया पूरा बना लूँगा, डिफाइन कर लूँगा कितना एरिया हमें सिलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ इस तरह से। तो अब मेरे पास ये एरिया है। तो इसको थोड़ा सा और अगर मुझे मॉडिफाई करना हो तो मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट को हम क्लिक करके इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर। आपको एजेस को रीड करना सीखना होगा, जैसे कि यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी हमारी सिलेक्शन बन गई है। तो मैं एंटर मार सकता हूँ या फिर इस टिक के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी सिलेक्शन है, इसको हमें इस इमेज में लेके जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट वन मूव टूल है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ दूसरी फाइल में। और जैसे ही आपको दूसरी फाइल दिखेगी आप इधर ले आइए इस तरह से। तो अब हमारे पास ये टास्क है कि इसको इधर लगाना है। तो इस जगह पे लगाने के लिए इसको रीसाइज करना होगा और पर्सपेक्टिव में चेंज करना होगा। तो उसके लिए मैं कंट्रोल टी करता हूँ। तो आगे हम एडवांस भी सीखेंगे कि ये एडवांस कंपोजिटिंग कैसे करनी है। तो अभी के लिए मैं इतना करता हूँ और इसको छोटा करता हूँ, ये अभी भी बहुत बड़ा है। तो इस तरह से आई थिंक इतना ठीक होगा। और उसके बाद इसका पर्सपेक्टिव मैच करते हैं।
तो पर्सपेक्टिव मैच करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे पर्सपेक्टिव में। तो पर्सपेक्टिव में मैं किसी भी एक को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको मैनेज कर सकते हैं इस तरह से। ग्रेट। और अगर हम चाहें तो हम रूलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। रूलर्स के लिए कंट्रोल आर प्रेस करना होगा। कंट्रोल आर के बाद मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ इस तरह से और दूसरे को इस तरह से। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितना फ़र्क आ रहा है। और ऐसे ही मैं इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इसके साथ अलाइन कर देता हूँ सो दैट कि हमें एक प्रॉपर चीज़ मिल जाए। और इसको इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन जो हमारा साइडें हैं वो टेढ़ी हैं। तो उसके लिए मैं इसी तरह से एक ले जाता हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी टेढ़ी है। तो इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करिए दोबारा से और दोबारा से इसको एडजस्ट करना शुरू करिए। डिस्टॉर्ट पे जाते हैं और डिस्टॉर्शन को सही करते हैं इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर इसको नीचे ले आते हैं सो दैट कि ये अच्छे तरीके से हमें और आइडिया मिल जाए। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब कमिट करने का टाइम आ गया है और इन रूलर्स को हाइड करते हैं कंट्रोल एच के साथ। तो दोस्तों, ये इस तरह से आप यहाँ पे मॉडिफाई करके लेकर आ सकते हैं। तो कल की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, जिसके बीच में हम ये दिखाएंगे कि इसको किस तरह से प्रॉपरली कंपोजिट कर सकते हैं ताकि ये प्रॉपरली ऐसा लगेगा कि ये यहीं पर था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सेशन समझ आया होगा। काफ़ी स्लो चला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम के ऊपर आप पूछ सकते हैं मुझसे, या यहाँ पे कमेंट करिए, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कल हम मिलें फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।